हेलो एवरीवन। आज हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का फर्स्ट यूनिट हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस है। इसके इस यूनिट में डायरेक्ट लोड और इसेंट्रिक लोड के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि डायरेक्ट लोड हमारा क्या है, इसेंट्रिक लोड क्या है। हम फिगर एग्जांपल के तौर पे कॉलम का हमने फिगर लिया है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है कि एक फिगर में हमारा लोड जो लग रहा है वो सेंटर पे लग रहा है और दूसरे फिगर में जो लोड लग रहा है वो सेंटर के अलावा लग रहा है, किसी एक्सिस पे लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट लोड उस लोड को कहते हैं जब हमारा लोड सेंटर पे लगता हो, उस तरह के लोड को हम लोग डायरेक्ट लोड कहते हैं और इसके कारण जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्ट स्ट्रेस कहलाता है और ओनली कॉम्प्रेशन होता है इसमें, नोट बेंडिंग। ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट लोड के कारण ओनली कॉम्प्रेशन होता है। दूसरा लोड जो हमारा दिख रहा है जिसको हम लोग इसेंट्रिक लोड कहते हैं, इसेंट्रिक लोड वैसा लोड है जो सेंटर से अवे लगता है। इस तरह के लोड को हम लोग इसेंट्रिक लोड कहते हैं, जो आपके फिगर में दिख भी रहा है। और इस लोड के कारण हमारा दो स्ट्रेस डेवलप करता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि इसेंट्रिक लोड के कारण कौन कौन सा स्ट्रेस डेवलप करता है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस दोनों डेवलप करता है क्योंकि इसमें कॉम्प्रेशन भी होता है और बेंडिंग भी होता है। बट डायरेक्ट लोड में ओनली कॉम्प्रेशन होता है और इसेंट्रिक लोड में हमारा कॉम्प्रेशन एंड बेंडिंग दोनों होता है। इसलिए इसेंट्रिक लोड के कारण हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों डेवलप करता है। क्लियर? जो हम इसका फिगर भी दिखा रहे हैं प्लान डायरेक्ट लोड के कारण, ये क्लियर है कि सेंटर पे लोड लग रहा है। ये जो आपको दिखाया गया है ये सर्किल, ये लोड दिखाया जा रहा है कि सेंटर पे लोड लग रहा है। इस तरह से जो मार्कर दिख रहा है आपको, ये सेंटर पे लोड लग रहा है, ये प्लान है। यहाँ पे क्या है कि ये भी सर्किल दिखा रहा है बट अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस। जो लोड हमारा एक्ट कर रहा है कहाँ कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लोड कर रहा है एक्ट, और इसका इसेंट्रिक डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ही। तो ये हमारा इसेंट्रिक लोड है, ये हमारा डायरेक्ट लोड है। क्लियर? अब हम लोग डायरेक्ट लोड एंड इसेंट्रिक लोड के डिफिनीशन को समझेंगे जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। डायरेक्ट लोड का डिफिनीशन ये है, क्लियर, कि दिस इज अ लोड अप्लाइड वर्टिकली एट द सेंटर ऑफ द कॉलम, इट कॉजेज कॉम्प्रेशन अलोंग द हाइट ऑफ द कॉलम विदाउट कॉजिंग एनी बेंडिंग। क्लियर? इसेंट्रिक लोड क्या कह रहा है कि दिस इज अ लोड अप्लाइड एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉलम, इट कॉजेज बोथ कॉम्प्रेशन एंड बेंडिंग इन द कॉलम। क्लियर? तो ये हमारा डायरेक्ट लोड और इसेंट्रिक लोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि इसेंट्रिक लोड के कारण हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कैसे डेवलप करता है। आप ध्यान दें बोर्ड पे, ये हम फिगर लिए हुए हैं कॉलम का। जो हमारा अवे फ्रॉम द सेंटर लोड लग रहा है उस लोड को इसेंट्रिक लोड कहते हैं, जो हम बात कर चुके हैं अभी जस्ट। जो फिगर दिख रहा है कि सेंटर से ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारा, इस न्यूट्रल एक्सिस से लोड जो लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस पे, जिसका नाम इसेंट्रिसिटी है। क्लियर? अब हम मैथमेटिकली आपको दिखा रहे हैं कि जो लोड यहाँ लग रहा है उसी मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का लोड हम यहाँ लगा दें, ये अपवार्ड भी और डाउनवार्ड भी, सेम मैग्नीट्यूड का, पी मैथमेटिकली लगा सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए इस लोड और ये लोड दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है। ये दोनों क्या करें, जैसे ये मार्कर देख रहे हैं आप, मार्कर में एक लोड डाउनवार्ड लग रहा है एक एंड पे, दूसरे एंड पे अपवार्ड लग रहा है। ये क्या कर रहा है, मार्कर को रोटेट कर रहा है, मतलब मोमेंट डेवलप करा रहा है। तो इस लोड और इस लोड के कारण मोमेंट डेवलप हो रहा है और ये लोड जो है हमारा जैसा है वैसा ही सिमेट्रिज रह जाएगा यहाँ पे। तो ये हम दूसरा फिगर बना रहे हैं, रिजल्टेंट फिगर। तो ये वाला लोड जो है हमारा यहाँ पे उसी तरह से रहेगा जो मैग्नीट्यूड P है, और इस दोनों लोड के कारण मोमेंट डेवलप करेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा P इंटू ई। ये P लग रहा है और ये सेंट्रिक डिस्टेंस हमारा E है। P इंटू ई इज इक्वल टू मोमेंट। मोमेंट के कारण, बेंडिंग मोमेंट के कारण हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा और ये डायरेक्ट लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस। तो क्लियर हो चुका है कि इसेंट्रिक लोड के कारण हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कैसे डेवलप करता है, क्योंकि इसेंट्रिक लोड के कारण हमारा कॉम्प्रेशन और बेंडिंग दोनों होता है
कॉम्प्रेशन के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप करता है और बेंडिंग के कारण हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करता है। क्लियर? अब हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों को 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस, जिसको हम लोग सिग्मा डी से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड क्या है? P, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस है। नाउ बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी से डिनोट करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस को। ये क्या होता है? m बाय आई इंटू वाई। ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। ये फार्मूला आया कहाँ से? तो हम पिछले सेमेस्टर में बेंडिंग इक्वेशन पढ़ चुके हैं। m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। इस फॉर्मूले से हमारा ये रिलेशन आया है, वेयर m इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू P इंटू ई हो जाएगा। ठीक है। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, कौन सा न्यूट्रल एक्सिस? हमारा 2 एक्सिस है, फिगर देख रहे हैं आपके सामने है बोर्ड पे। ये एक्स एक्स न्यूट्रल एक्सिस है, एक वाई वाई है। तो लोड हमारा कहाँ लग रहा है? एक्स एक्स एक्सिस पे लग रहा है। तो इस कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इस लोड को का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे? मतलब कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इस लोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे? वाई वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स एक्स एक्सिस पे हमारा लोड एक्ट कर रहा है। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस वाई वाई। अगर लोड हमारा वाई एक्सिस पे एक्ट करता तो फिर न्यूट्रल एक्सिस हमारा एक्स एक्स हो जाता। क्लियर? चलिए, वाई क्या है? वाई है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर सरफेस। अब हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेस, जिसको हम लोग सिग्मा मैक्स से डिनोट करते हैं, ये होता क्या है? सिग्मा डी डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। और मिनिमम स्ट्रेस, जिसको हम लोग सिग्मा मिन से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ से हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस दोनों फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम लोग मिनिमम स्ट्रेस का 3 केस स्टडी करेंगे। केस वन, इफ सिग्मा डी ग्रेटर देन सिग्मा बी। अगर सिग्मा डी ग्रेटर देन सिग्मा बी होगा तो हमारे मिनिमम स्ट्रेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, 0 होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ग्रेटर देन हो, इज इक्वल टू हो सिग्मा डी से सिग्मा बी, या फिर हमारा सिग्मा डी लेस देन सिग्मा बी हो। मैक्सिमम स्ट्रेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्लियर? दिख रहा भी होगा आपको। बट इसमें ये ग्रेटर देन होगा इससे, तो क्या रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा? अगर दोनों इक्वल होगा तो उस केस में हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनेगा? और जब सिग्मा डी लेस देन सिग्मा बी होगा उस केस में हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनेगा? देखते हैं 1 बाय 1। आइए, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। सिग्मा डी ग्रेटर देन सिग्मा बी है, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कुछ देर को आप
कुछ देर के लिए समझाने के लिए सिग्मा डी का रिजल्ट हम 5 मान लेते हैं और इसका रिजल्ट 3 मान लेते हैं। ये ग्रेटर देन है इससे, आपके एग्जाम्पल के लिए। तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 8 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, जो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर। सिग्मा मिनिमम सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 5 - 3 = 2, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, बट इससे छोटा होगा, क्योंकि 5 + 3 = 8 हो रहा है, 5 - 3 = 2 हो रहा है। दोनों पॉजिटिव में आएगा, बट ये रिजल्ट बड़ा होगा और ये रिजल्ट छोटा होगा। क्लियर। चलिए अब इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखते हैं। आपके सामने एक फिगर लिए हैं, कॉलम का प्लान है, जो हमारा लोड लग रहा है एक्स एक्सिस पे, और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के राइट साइड लग रहा है, ये एज्यूम करके हम चल रहे हैं। तो जब हमारा इस पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो इस केस में जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, और इस केस में, दोनों केस में डायरेक्ट स्ट्रेस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट बेंडिंग स्ट्रेस इस केस में पॉजिटिव होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वाई एक्सिस के अपोजिट साइड हमारा बेंडिंग स्ट्रेस नेगेटिव होगा। तो देखिए इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनेगा। ये हमारा रेफरेंस लाइन है। साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन कंप्रेशन को हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं और टेंशन को हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। किसी किसी बुक में अपोजिट है इसका साइन कन्वेंशन। और जब हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो पॉजिटिव हमारा नीचे ड्रॉ होगा, नेगेटिव रेफरेंस लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा। ये आपको याद रखना है, ये हमारा एजम्पशन है। तो देखिए हमारा सिग्मा मैक्स क्या आया, पॉजिटिव आया, बट इससे बड़ा आया है, तो मैग्नीट्यूड हम दिखा देंगे यहाँ। और सिग्मा मिन वो भी पॉजिटिव आया, तो दोनों रेफरेंस लाइन के नीचे ही ड्रॉ होगा, बट इससे इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, मतलब कम है, यहाँ मिला देंगे। ये क्या है हमारा, सिग्मा मैक्स = सिग्मा डी + सिग्मा बी, जो हमारा ग्रेटर देन 0 है। और सिग्मा मीन क्या है, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। अब हम लोग केस 2 की बात करेंगे। इफ़ सिग्मा डी = सिग्मा बी, तो इस केस में सिग्मा मैक्स क्या होगा, सिग्मा डी + सिग्मा बी, यानी 2 सिग्मा डी हो जाएगा, जो ग्रेटर देन 0 है। और सिग्मा मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, यानी सिग्मा डी माइनस सिग्मा डी = 0। क्लियर। अब इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम रिजल्ट हो रहा है, देख लीजिए 2 सिग्मा डी, बट इस पॉइंट पे रिजल्ट मिनिमम सिग्मा मीन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब रेफरेंस लाइन को लाई कर रहा है। मिला दीजिए, इसका शेप क्या होगा, ट्रायंगल होगा। सिग्मा मैक्स = 2 सिग्मा डी, और यहाँ हमारा सिग्मा मीन = 0। ये क्या है, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब हम लोग केस 3 की बात करेंगे। इफ सिग्मा डी < सिग्मा बी, सिग्मा मैक्स = सिग्मा डी + सिग्मा बी। यहाँ समझिए, यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है, सिग्मा डी < सिग्मा बी, तो सिग्मा डी को हम 2 मान लेते हैं और सिग्मा बी को हम 5 मान लेते हैं समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे लेस देन हो या ग्रेटर देन हो सिग्मा डी, दोनों के केस में प्लस ही है, तो ये रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, जो ग्रेटर देन 0 होगा। और सिग्मा मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। सिग्मा डी क्या कह रहा है कि सिग्मा बी से छोटा है, यानी इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, जो लेस देन 0 होगा। अब हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या रिजल्ट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, जो रेफरेंस लाइन के नीचे ड्रॉ होगा, और इस पॉइंट पे जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, जो रेफरेंस लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा। अब इसको मिला दीजिए।
ये हमारा सिग्मा मैक्स का रिजल्ट है, पॉजिटिव आया है, और ये हमारा सिग्मा मिन का रिजल्ट है जो हमारा नेगेटिव आया है। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तीनों केस को समझ चुके होंगे, केस 1, केस 2, केस 3। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जो हमारा गिवन डेटा है उसको राइट करेंगे। फिर जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका प्लान ड्रॉ करेंगे। क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसका विड्थ वाइड है 20 सेंटीमीटर, यानी ये है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? वाइड और 15 सेंटीमीटर थिक है। इसको हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ये हमारा थिक जो है वो 15 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है इट कैरीज अ लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन। अब ये हम एक्सिस दिखा दे रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। कह रहा है कि 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। कहाँ लग रहा है? तो 2 सेंटीमीटर पे लग रहा है। और कौन से एक्सिस पे लग रहा है? तो क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस, मतलब उस एक्सिस पे लग रहा है जो थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है। थिकनेस हमारा ये वाला है, ये हमारा थिकनेस, ये पोर्शन, इसको बाइसेक्ट कौन सा एक्सिस कर रहा है? ये वाला एक्स एक्सिस। तो इसी एक्सिस पे लग रहा है। ये हमारा लोड है जिसका मैग्नीट्यूड 60 किलो न्यूटन है, और ये वाला डिस्टेंस, इसेंट्रिक डिस्टेंस ई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब आप ये कह सकते हैं कि लोड तो ये नहीं कह रहा है, एक्सिस तो ये क्लियर है किसी एक्सिस पे लग रहा है, बट ये तो नहीं कह रहा है कि जो वाई एक्सिस है उसके राइट साइड लग रहा है या लेफ्ट साइड लग रहा है। तो आप कहीं भी ले सकते हैं, राइट साइड भी ले सकते हैं, लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा, बस डायग्राम में डिफर दिखेगा आपको। क्लियर? चलिए, तो जो हमारा गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। गिवन विड्थ, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है। थिकनेस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ये 15 सेंटीमीटर गिवन है। फिर हमारा लोड, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये 60 किलो न्यूटन है। और एक्सेंट्रिसिटी, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा मिन इज इक्वल टू व्हाट? ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे। चलिए वन बाय वन। सबसे पहले हम डायरेक्ट स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा क्या होगा? सिग्मा डी इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड कितना है हमारा? लोड है 60 किलो न्यूटन। 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए। एरिया कितना है? तो एरिया है हमारा 20 इंटू 15। सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करने के बाद हमारा 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है सॉल्व करके। डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू m/i इंटू वाई। अब हम लोग सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? m हो जाएगा p इंटू ई बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय i। ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट होगा? यहाँ क्या होता है, ये ह्यूमन एरर है कि लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट BDQ/12 ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि लोड कहाँ लग रहा है और कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में लोड है।
तो ये हमारा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लोड लग रहा है एक्स एक्सिस पे। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, डी ये हो जाएगा, मतलब डी बी क्यू बाई 12, डी बी क्यू बाई 12। और इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा वाई भी डिस्टेंस होगा, ये वाला वाई जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर सरफेस। तो न्यूट्रल एक्सिस हमारा ये है और आउटर सरफेस ये है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा क्या है, ये हमारा बी है और ये हमारा डी है। तो ये हो जाएगा बी बाई 2। अब सॉल्व कीजिए, पी का मैग्नीट्यूड 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए। ई हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये 12 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय डी। डी कितना गिवन है, 15, 20 है बी का क्यूब इंटू 20/2। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा आएगा 120 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कितना है 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा 120 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। यहाँ से अब हम लोग सिग्मा मैक्स निकाल लेंगे। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। सिग्मा डी क्या है, 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 320 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिग्मा मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। सिग्मा डी कितना है 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों मैग्नीट्यूड हमारा पॉजिटिव में आया। इसका रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्रॉब्लम में तो नहीं ड्रॉ करना है, बट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ दिखाइए आप रेफरेंस लाइन, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। इस पॉइंट पे 320 का मैग्नीट्यूड है और यहाँ हमारा 80, दोनों को ड्रॉ कर दीजिए। इसका शेप हो जाएगा ट्रेपेजॉइडल। ये हमारा 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा है 120 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। उम्मीद करते हैं कि आप आज के क्लास से बहुत कुछ सीखे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।